गांव का स्कूल मास्टर ब्राह्मण जाति का है। नन्हा ज्योति कक्षा में आता है। कुछ बच्चे हंसते हैं। माली का बेटा स्कूल क्या करेगा? मास्टर उसे डांटते हैं। तेरी जाति के लोग हल जोतते हैं, किताब नहीं खोलते। ज्योति आंखों में आंसू लिए स्कूल से बाहर निकलता है, पर उसके भीतर एक सवाल उठता है। अगर मैं इंसान हूं तो मुझे पढ़ने से क्यों रोका गया? रात में चूल्हे के पास ज्योति अपने पिता गोविंद राव से पूछता है, बाबा, हम नीच क्यों हैं? पिता कोई जवाब नहीं दे पाते। सावित्री एक कोने में बैठी बैठी रोटी बेल रही है। एक नई यात्रा की आहट होती है। जानेंगे पूरी कहानी। जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा साहेब की बातें यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर कर लिया है तो कमेंट में यह जरूर बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1927 को महाराष्ट्र के पुणे नगर में हुआ था। वे एक माली जाति में जन्मे थे, जिसे भारतीय समाज में निम्न वर्ग का माना जाता था। उनके पिता का नाम गोविंदराव और माता का नाम चिमणाबाई था। जब वे केवल 1 वर्ष के थे, उनकी माता का निधन हो गया। उनका परिवार मूलतः सतारा जिले के कटगुण गांव का निवासी था, लेकिन बेहतर जीवन की तलाश में पुणे में आकर बस गया। उनका परिवार फूलों का व्यवसाय करता था, जिससे उन्हें फुले उपनाम मिला। ज्योतिबा बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा मराठी भाषा में प्राप्त की। बाद में एक स्कॉटिश मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने अंग्रेजी सीखी। समाज के दबाव और जातिगत भेदभाव के कारण कई बार उनकी पढ़ाई बाधित हुई, लेकिन उनकी लगन ने उन्हें कभी विचलित नहीं होने दिया। वे एक सजग विद्यार्थी थे और ज्ञान के माध्यम से समाज में बदलाव लाने का सपना देखते थे। ज्योतिबा फुले का विवाह मात्र 13 वर्ष की उम्र में सावित्रीबाई फुले से हुआ। उस समय भारत में बाल विवाह की परंपरा सामान्य थी, लेकिन इस विवाह ने एक नए युग की शुरुआत की, क्योंकि बाद में सावित्रीबाई भी उनके सामाजिक आंदोलनों में एक अग्रणी भूमिका निभाने लगीं। ज्योतिबा ने स्वयं अपनी पत्नी को शिक्षित किया और उन्हें एक शिक्षिका बनने के लिए प्रेरित किया। यह कदम अपने आप में क्रांतिकारी था, क्योंकि उस समय महिलाओं की शिक्षा वर्जित थी। महात्मा फुले को जब यह झात हुआ कि समाज में स्त्रियों, दलितों और पिछड़ी जातियों के साथ भेदभाव होता है, तब उन्होंने इस अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने का निर्णय लिया। 1848 में उन्होंने पुणे में बालिका विद्यालय की स्थापना की, जहां उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले पहली शिक्षिका बनी। यह भारत का पहला बालिका विद्यालय था। यह एक अत्यंत साहसिक कार्य था, क्योंकि समाज के ठेकेदारों ने इस कदम का कड़ा विरोध किया। उन्हें गालियां दी गईं, पत्थर मारे गए, यहां तक कि उन्हें घर से भी निकाल दिया गया। लेकिन ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने हार नहीं मानी। ज्योतिबा फुले ने 1852 में एक और स्कूल की स्थापना की, जहां अछूत और पिछड़े वर्गों के बच्चों को भी शिक्षा दी जाती थी। वे मानते थे कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग शिक्षा के प्रचार प्रसार और सामाजिक सुधारों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना 1773 में की, जिसका उद्देश्य था सत्य की खोज, जातिगत भेदभाव का अंत, महिलाओं को सम्मान, विधवाओं की पुनर्विवाह की व्यवस्था और धार्मिक पाखंड का खंडन। सत्य शोधक समाज ने निम्न वर्गों को आत्मसम्मान और अधिकारों की चेतना दी। ज्योति अब किशोर हो चुका है, एक मिशनरी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। वह अपने शिक्षक से पूछता है, क्या स्त्रियां भी पढ़ सकती हैं? शिक्षक मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम उन्हें सिखाओगे तो जरूर। यहीं से उनकी पत्नी सावित्री की शिक्षा शुरू होती है। रात में टिमटिमाते दीपक की रोशनी में ज्योति किताब पढ़ाते हैं, सावित्री पेंसिल पकड़ना सीखती हैं। एक सुंदर सादा रिश्ता गहराता है। 1848 पुणे की एक तंग गली में पहला बालिका विद्यालय खुलता है। 4 लड़कियां एक पटरे पर बैठी हैं और सावित्रीबाई कक्षा ले रही हैं। बाहर अन्ना साहेब अपने साथियों के साथ नारे लगाते हैं, ये धर्म के खिलाफ है, स्कूल बंद करो। गोबर फेंका जाता है, लोग पत्थर मारते हैं, लेकिन सावित्रीबाई सिर ऊंचा करके पढ़ाना जारी रखती हैं। ज्योतिबा और सावित्री शहर छोड़ते हैं। एक दलित परिवार उन्हें अपने घर जगह देता है। वहीं से दलित स्कूल, महिला केंद्र, प्रसूति गृह की शुरुआत होती है। एक विधवा युवती आत्महत्या करने जाती है, लेकिन सावित्री उसे गले लगा लेती है। तेरे पास जीवन है, जीने की हिम्मत चाहिए। उसका पुनर्विवाह होता है,
गांव स्तब्ध, लेकिन परिवर्तन की हवा बहने लगती है। 1873 सत्य शोधक समाज की स्थापना। एक छोटा मंच, कुछ लोग, लेकिन भाषण दमदार। हम सब एक हैं, कोई ऊंच नीच नहीं। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया, फिर ब्राह्मण क्यों सबसे ऊपर? लोग तालियां बजाते हैं। अन्ना साहिब चुपचाप मंच से निकलते हैं, हार की पीड़ा चेहरे पर। ज्योति अकेले कमरे में बैठकर गुलामगिरी लिख रहे हैं। बाहर बारिश हो रही है। किताब की हर पंक्ति उनके क्रोध, पीड़ा और चेतना की अभिव्यक्ति है। सावित्री बाई पास बैठती हैं। क्या लोग इसे पढ़ेंगे? ज्योति: शायद नहीं, लेकिन एक दिन यह किताब आग बनेगी। किताब छपती है, कुछ लोग जला देते हैं, पर कुछ नौजवान उसे बांटते हैं, दीवारों पर उसके अंश लिखते हैं। ज्ञान ही मुक्ति है। एक बच्ची अपनी मां से कहती है, मैं भी स्कूल जाऊंगी। मां चौंकती है, लेकिन मुस्कुराती है। महात्मा फुले नारी शिक्षा के जबरदस्त पक्षधर थे। उन्होंने न केवल अपनी पत्नी को शिक्षित किया, बल्कि अन्य महिलाओं को भी पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया। वे मानते थे कि जब तक स्त्रियां शिक्षित नहीं होंगी, समाज में बदलाव संभव नहीं है। उन्होंने विधवाओं के जीवन को सुधारने के लिए भी कार्य किया। उस समय विधवाओं को अत्यंत हीन दृष्टि से देखा जाता था। फुले दंपति ने विधवा महिलाओं के लिए आश्रय स्थल बनाए और उनके पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल हत्या और स्त्री भ्रूण हत्या के खिलाफ भी आवाज उठाई। महात्मा फुले का धार्मिक दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक और तर्क आधारित था। वे ब्राह्मणवाद और वर्ण व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने अपने लेखों और भाषणों में पुरोहितवाद और अंधश्रद्धा का खंडन किया। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों की आलोचना करते हुए कहा कि ये ग्रंथ केवल उच्च जातियों के हितों को साधते हैं और शूद्रों को गुलामी में रखने का माध्यम है। उन्होंने गुलामगिरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक शोषण और जातिगत अन्याय की तीव्र आलोचना की। इस पुस्तक को उन्होंने अमेरिका में गुलामी के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोगों को समर्पित किया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में समानता और स्वतंत्रता के पक्षधर थे। महात्मा फुले एक कुशल लेखक और विचारक भी थे। उन्होंने मराठी में कई लेख और पुस्तकें लिखी, जिनमें समाज सुधार, शिक्षा, धर्म और राजनीति जैसे विषयों को गहराई से उठाया गया। उनकी प्रमुख रचनाओं में गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य धर्म, तृतीय रत्न, ब्राह्मणांचे कसब आदि शामिल हैं। इन रचनाओं ने न केवल समाज में चेतना लाई, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा दी। राजनीतिक दृष्टिकोण से महात्मा फुले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सीधे तौर पर जुड़े नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो सामाजिक क्रांति की, वह उस समय के राजनीतिक आंदोलन से कहीं अधिक क्रांतिकारी थी। उन्होंने सामाजिक असमानता की जड़ों पर वार किया, जिससे राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। वे मानते थे कि जब तक समाज में समानता नहीं होगी, तब तक कोई भी स्वतंत्रता पूर्ण नहीं मानी जा सकती। महात्मा फुले एक दूरदर्शी योजनाकार भी थे। उन्होंने नगर पालिकाओं में पानी, सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था पर भी जोर दिया। वे पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें पुणे नगर पालिका में सदस्य नियुक्त किया गया। उन्होंने किसानों की समस्याओं, कर प्रणाली और आरण के शोषण पर भी ध्यान दिया। वे गरीब किसानों के हक में आवाज उठाते रहे और उनका शोषण रोकने के लिए सुझाव भी दिए। महात्मा फुले ने महिलाओं की प्रसूति के दौरान मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रसव गृह स्थापित किए। वे मानते थे कि स्वास्थ्य सेवाएं सभी वर्गों के लिए सुलभ होनी चाहिए। उनका यह दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने अस्पृश्यता को सामाजिक बुराई माना और इसके खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। वे कहते थे, अगर भगवान ने सबको बनाया है, तो फिर कोई ऊंचा और कोई नीचा कैसे हो सकता है? उनका यह प्रश्न आज भी हर भारतीय के मन में गूंजता है। महात्मा फुले का जीवन सादगी, सेवा और संघर्ष का प्रतीक था। उन्होंने अपने निजी जीवन में कभी कोई भव्यता नहीं अपनाई। वे सरल वस्त्र पहनते थे, सादा भोजन करते थे और सदा दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। वे एक सच्चे मानवतावादी थे, जिन्होंने मानव मात्र की भलाई को अपने जीवन का ध्येय बनाया। 28 नवंबर 1990 को महात्मा फुले का निधन हुआ। उनके निधन से भारत ने एक महान समाज सुधारक, विचारक और युग पुरुष को खो दिया। लेकिन उनकी शिक्षाएं, विचार और कार्य आज भी हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि व्यक्ति में दृढ़ संकल्प हो, तो वह समाज में किसी भी प्रकार का बदलाव ला सकता है। आज जब हम जातिवाद, लैंगिक भेदभाव और सामाजिक असमानता से जूझ रहे हैं,
तो महात्मा फुले के विचार और संघर्ष हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा थे, एक ऐसी विचारधारा जो हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान देने की बात करती है। भारत सरकार ने उनके सम्मान में कई पुरस्कार, स्मारक और संस्थानों की स्थापना की है। महाराष्ट्र में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। उनका जन्मदिन सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके जीवन पर आधारित कई नाटकों, फिल्मों और पुस्तकों का निर्माण हुआ है, जो नई पीढ़ी को उनके बारे में जानने और उनसे प्रेरणा लेने का अवसर देते हैं। इस प्रकार महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन भारतीय समाज में एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो अज्ञान, अन्याय और अंधविश्वास के अंधकार को चीरकर हमें समानता, शिक्षा और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। वे भारत की आत्मा में समाये हुए एक ऐसे युग पुरुष हैं जिनका प्रभाव समय की सीमाओं से परे है। ज्योति वृद्ध हो चुके हैं, बीमार हैं, लेकिन सावित्रीबाई उन्हें हर दिन लोगों के पत्र पढ़कर सुनाती हैं। एक विधवा ने स्कूल खोला, एक दलित अब वकील बन गया। ज्योति मुस्कुराते हैं, तो मेरा काम अधूरा नहीं रहा। उनकी मृत्यु चुपचाप लेकिन गरिमामय। हजारों लोग अंतिम यात्रा में शामिल, कोई जात नहीं, कोई भेद नहीं, सब सिर झुकाकर श्रद्धा में खड़े। सावित्री अकेले मंच पर खड़ी होती हैं। महात्मा गए नहीं हैं, वे हर उस आंख में हैं जो सीखना चाहती हैं। आज का भारत एक सरकारी स्कूल, दीवार पर लिखा है महात्मा फुले प्राथमिक विद्यालय। एक दलित लड़की हाथ में किताब लेकर प्रवेश करती है। सच्चा धर्म है सभी को समान ज्ञान का अधिकार देना। यही थी कहानी उस महात्मा की जिसने इतिहास को बदल दिया। जिनके इरादों में जान होती है वही इतिहास बनाते हैं। अगर आप भी बदलाव की इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल से जुड़िए।